हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा आप सभी लोगों के, जरूर बताइए। अब बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आता जा रहा है और अब किसी भी दिन हमारे बोर्ड्स की डेट शीट अनाउंस हो सकती है। लास्ट ईयर वैसे 25 नवंबर को अनाउंस हुई थी और इस ईयर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी डेट शीट आएगा बिकॉज सीबीएसई का भी डेट शीट बहुत जल्दी आ गया। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मनी का टॉपिक। मनी के अंदर मीनिंग क्या है, उनके फंक्शन क्या है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या बोलूं क्या चीज है पैसा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो ये है चैप्टर नंबर 13। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं या अपने नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएं और सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक, बोहनी ही जब इतनी अच्छी हो जाए तो सोचो चैप्टर कितना छोटा सा होगा। एकदम नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, इतना छोटा सा चैप्टर है ये हमारा। तो बाड़ा सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, एक हाथ लो वाला कोई कहानी नहीं है। अब आते हैं पैसे के ऊपर हम बात करने के लिए। मैं बता रहा हूं आपसे कि मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं कि पैसा क्या है तो मुझे क्या बताएगा? पैसा वो है सर, पैसा जीवन है सर, जीवन। तो एनीथिंग विच इज रेडिली एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम लोग पैसा बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो मनी की डेफिनेशन क्या है, बात समझ पे आ रही है सभी लोगों को? तो सबसे पहला कीवर्ड इसका क्या है? इट इज कॉमनली यूज्ड और जनरली एक्सेप्टेड। ऐसी कोई चीज बड़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो पैसा है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ मेरी जान। अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ मनी। अब दो तरह के हम लोग यहां पर मनी के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला है करेंसी कॉइन्स पेपर। करेंसी कॉइन्स हो गया एंड पेपर करेंसी, मतलब सिक्के हो गए और नोट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दूसरा है डिपॉजिट मनी, मतलब वो पैसा जो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखा है। अब करेंसी कॉइन्स में भी देखो दो तरह की चीजें होती हैं। एक कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स को अपन लोग टोकन मनी बोलते हैं। ये टोकन मनी क्या होता है? इट इज द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मेटेलिक वैल्यू। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से 10 रुपए का सिक्का है, अगर उस सिक्के को मैं गलाकर उसके मेटल को बेचना चाहूं तो 10 रुपए से कम में बिकेगा। इसी चीज को बोलते हैं टोकन मनी। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अब दो तरह की और चीजें हैं, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल मनी होता है। इनकन्वर्टेबल को फियाट भी बोलते हैं हम लोग। इनकन्वर्टेबल मनी का मतलब वो मनी जो डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और कन्वर्टेबल को डायरेक्टली आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट मनी क्या होता है बेटा? वो पैसा जो बैंक्स में डिपॉजिट किया गया है बाय द यूजर्स और वो कभी भी ऑन देयर डिमांड वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो मनी का क्लासिफिकेशन तो मैं समझ में आ गया, करेंसी या पेपर नोट्स हो गए और दूसरा हो गया डिपॉजिट मनी। करेंसी के अंदर भी मैंने आपको एक बात बताई कि टोकन मनी क्या होता है, जिसकी मेटेलिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज्यादा है। मैंने साथ ही साथ आपको बताया कि कन्वर्टेबल क्या होता है और इनकन्वर्टेबल मनी क्या होता है। यहां तक चीज एकदम क्लियर हो गई ना बच्चा पार्टी? चले आगे बढ़े। एक टर्म होता है मेरी जान, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या? वो पैसा या वो रुपया या वो करेंसी जिसको उस कंट्री की सरकार ने, उस कंट्री के रिजर्व बैंक ने मान्यता दे रखी है, मतलब उसको लीगली एक्सेप्टेबल बना रखा है। लीगल टेंडर हमारे देश में दो तरह का होता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो कि 25 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वो होता है ना 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, जो अब आजकल हमको दिखता नहीं है, उस सारे को हम लोगों ने एक लिमिटेड लीगल टेंडर कर रखा है। बाकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर जो होता है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए या इसके अलावा जितने भी बड़े करेंसी होते हैं वो अनलिमिटेड एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब आप जितना भी क्वांटिटी में लेकर जाओगे एक्सेप्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ मेरी जान, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। पैसे का काम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शन। ये ध्यान से रखना, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी भी लिख देंगे, सेकेंडरी को प्राइमरी में लिख देंगे, फिर बोलेंगे हमको नंबर नहीं मिल रहा है। यार नंबर कहां मिलेगा, तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो भैया, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई कोई भी सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उस चीज को हम लोग पैसा बोलते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन है भाई, ये रिमोट था, मुझे खरीदना है तो मुझे बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसे।
आगे बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब किसी भी चीज को वैल्यू कैसे किया जाए। जैसे ये मोबाइल फोन है, अब इस मोबाइल फोन को मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा ना भाई 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन है। तो इस चीज को मेजर किया है हमने मनी के टर्म्स में, तो इस फंक्शन को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना ये मोबाइल कितने का, 3 किलोमीटर का मोबाइल है, 400 पाउंड का मोबाइल है, पाउंड मतलब केजीज, 400 किलो का मोबाइल है, ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। तो तुमको मेजर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। समझ में आ रही है बेटा, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या है, डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में की जाने वाली पेमेंट, उसे बोलेंगे हम लोग डिफर्ड पेमेंट। तो जितना क्रेडिट सिस्टम है हमारे देश का वो सिर्फ और सिर्फ मनी पर ही डिपेंडेंट है। मान लो मैंने आज कार खरीदी, मैंने उसका लोन ले लिया और उस लोन को मैं फ्यूचर टाइम पे चुकाने लग जाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर का पेमेंट आप कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मींस दैट पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर कैन बी स्टेटेड इन मनी टर्म्स। फिर अगली बात क्या कर रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, पीपल जनरली कीप देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट्स से मेरे पास 2 करोड़ रुपए की जमीन है, 10 करोड़ रुपए का गोल्ड है, अरे है नहीं मेरे पास, मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास 5 करोड़ रुपए की कार है। तो ये सब क्या है, ये जो मैं स्टोर करना चाहता हूं वेल्थ, वो किस तरह स्टोर कर सकते हैं, ओनली इन टर्म्स ऑफ money. Money also serves as a store of value, that is people can keep their wealth in the form of money, as I have told you. फिर आते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी ऑल्सो सर्व्स एज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, किसी को जैसे तुम्हारे दादाजी ने तुमको तुम्हारे 18th बर्थडे पे 500 करोड़ रुपए के शेयर्स गिफ्ट कर दिए हैं। आहा सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर दादाजी कर नहीं रहे। अरे करेंगे बेटा, दादाजी 500 करोड़ रुपए तुमको देकर जाएंगे। तो दादाजी ने ट्रांसफर किया वेल्थ, वो भी किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब बच्चों, क्लियर है। अगला है कॉन्टिंजेंट फंक्शंस, और इस साल 2026 के बोर्ड इम्तिहान में ये क्वेश्चन तुम्हारा बाहें फैलाकर इंतजार करने वाला है, ठीक है ना भाई। कॉन्टिंजेंट फंक्शंस क्या होते हैं, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। बहुत ध्यान से सारी बातें पढ़ना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो मैं कैसे मेजर कर सकता हूं, दैट इज ओनली पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट्स से मैं एक मूवी देखने गया, वैसे कि ये चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाया हुआ है आपको, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। मैं मूवी देखने गया, मैंने 200 रुपए का टिकट लिया और मैं मूवी देख के आया और मैंने बोला भाई पैसे वसूल हो गए, मतलब मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई या मेरी यूटिलिटी इक्विलिब्रियम में हो गई। तो वो कैसे पॉसिबल है, व्हेन मूवी का जो आप देख कर आए हैं उसको पैसे के टर्म्स में, टिकट के टर्म्स में आपने वैल्यू किया। अ रैशनल कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी while purchasing goods and services. It can be only possible when it is measured in terms of money. Clear है बेटा, समझ में आ रही है बात। अगला, employment of factor inputs। जितने भी आप फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी आप इनपुट्स लगा रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, आपको किसी को नौकरी देनी है तो नौकरी के बदले में क्या दोगे, पैसा दोगे। आपने किसी जमीन ली है, रेंट देना है, रेंट कैसे दोगे, पैसे से दोगे। तो क्या हो रहा है, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटरप्रेन्योर विल इक्वेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर विद इट्स प्राइस। लेट्स से अगर मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉय की तरह रखा हुआ है और मैं उसको लेट्स से 50,000 रुपए दे रहा हूं, तो मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं तो मैं उससे कम से कम 50,000 का तो काम करवाना चाहूंगा ही ना, तो वो होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यूज ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो पाया बिकॉज वी हैव मेजर्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगला क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। जो पूरे बैंकिंग सिस्टम जिस चीज पर चल रहा है, एंटायर थिंग इज डिपेंडेंट ऑन मनी। तो इट इज मनी विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एंटायर क्रेडिट सिस्टम। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी इस्तेमाल, मतलब कैन नॉट बी यूज्ड। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इज नॉट देयर इन द सिलेबस। बढ़िया बढ़िया, इसको स्किप कर सकते हो। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने के लिए, जो कि सप्लाई ऑफ मनी एंड मेजरमेंट ऑफ मनी। सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पर जो भी मेजर किया जाएगा उसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ अगर मेजर किया जाएगा उसे फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब वो कितना पैसा है जो लोगों के पास, उनके पास खर्चा करने के लिए रखा है और साथ ही साथ उन्होंने सेव करके रखा हुआ है, उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। बात समझ में आ रही है? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? सबसे पहला कंपोनेंट होता है करेंसी, मतलब उसके पास कॉइन्स कितने हैं, पेपर करेंसी कितनी, नोट वगैरह। दूसरा है डिपॉजिट मनी, मतलब उसने कितना पैसा बैंक में जमा कर रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आए तो अब यहां से 100% क्वेश्चन तुमको मिलेगा, चाहे वो छोटा सा इस साल न्यूमेरिकल देने की प्रयास करेंगे, जो कि इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग M1 मेजरमेंट। M1 मेजरमेंट क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD इसका फॉर्मूला है। C क्या है? C है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, करेंसी कितनी लोगों के पास है। दूसरा DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, मतलब लोगों का पैसा जो बैंक के अंदर रखा हुआ है उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। फिर अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स मतलब वो पैसा जो किसी बॉन्ड्स में या किसी अदर रूप में RBI के पास रखा है। इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो आपका निकल कर आएगा M1 मेजरमेंट। फिर आते हैं M2 पर। M2 क्या है? M2 है M1 प्लस SD। M1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, SD क्या है? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तुम्हें पता है भारत के अंदर जब बैंकिंग सिस्टम इतने अच्छी तरीके से नहीं थे तो पोस्ट ऑफिस यूज्ड टू सर्व एज अ कमर्शियल बैंक, और आज भी ये बैंक की तरह एक्ट करता है। ठीक है ना? तो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस मतलब लोगों का पैसा जो पोस्ट ऑफिस में रखा है, M1 में अगर ये ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? M2 मेजरमेंट। अब आते हैं, ये दोनों ही नैरो कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में आते हैं M3 और M4। M3 क्या है? M3 में M1 में मतलब इन सारी चीजों में ऐड कर दिया जाए TD। TD होता है टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। अब ये टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है? जैसे FD कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो बैंक के अंदर ना, उसको टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? देन M4 मेजरमेंट क्या होता है? M3 मतलब इसमें ऐड कर दो TDP। TDP क्या है? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, मतलब वो सारा पैसा जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है उसको ऐड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें काउंट नहीं करते। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरह का डिपॉजिट स्कीम होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है कैसे निकालेंगे? यहां तक सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा? M3 और M4। आगे बात करते हैं हाई पावर्ड मनी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मॉनिटरी बेस भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं M0। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? टोटल मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी, वो कितना पैसा है जो पूरी इकोनॉमी में ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी कितने लोगों के पास है, बैंक के पास है। करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, मतलब कितना पैसा RBI के पास जमा है कमर्शियल बैंक का। एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI के पास और कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं अदर रूप में, वो ऐड कर दिया जाए तो निकल कर आता है हाई पावर्ड मनी। निश्चित पेपर में आपके आ रहा है। अब बात करते हैं यार इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का सबसे तगड़ा और सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि लगातार अगर प्राइसेस में बढ़ोतरी होती रहे किसी भी कमोडिटी की या सारी कमोडिटीज के अंदर, मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर जनरल प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज बढ़ता रहे तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने कीवर्ड मार्क कर रखे हैं। सबसे पहले क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज परसिस्टेंट, पहला कीवर्ड। अप्रिशिएबल, दूसरा कीवर्ड। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, तीसरा कीवर्ड जनरल प्राइस लेवल। मतलब अमूमन हर ही सामान, हर ही कमोडिटी जब लगातार महंगी होती चली जाएगी तो उसको बोला जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन दो वजह से आता है, दो रीजन है बेटा। एक रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लोगों की डिमांड की वजह से इतना ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कि उसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने लग रही है, तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिमांड फोर्सेस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने में यार खर्चा ही ज्यादा लग रहा है, लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट महंगा बनने जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसे बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर ऑफ मनी। यार ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। याद रहे, जाकर नोट्स हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।